नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। अजीत पवार सर पे सेहरा डाल के चीफ मिनिस्टर इन क्यू हैं। मंच से कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए सत्ता में आया हूं। उधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र के स्पीकर के कान पकड़े हैं सुप्रीम कोर्ट ने और तेजी से डिस्क्वालिफिकेशन मामले में शिवसेना की जो पिटीशन है उस मामले में अपनी सुनवाई कर फैसला देने को कहा है। चर्चा चल रही है कि अगर एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई हो गए तो संभव है अजीत पवार की लॉटरी लग जाए। बीजेपी उन्हें बहुत महामहिम मानती है क्योंकि उनके कंधे पर बंदूक रखकर वो शरद पवार का शिकार करना चाहते हैं। और बीजेपी के ही एमएलसी गोपीचंद पडळकर ने अजीत पवार को लबाड़ कहा है। लबाड़ चाचा का लबाड़ पिल्ला, यानी कि अगर हम लबाड़ शब्द ये जो मराठी में कहा जाता है यानी कि चीटर, फ्रॉड, फर्जी, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, नकली, यूजलेस, उसके लिए जो बहुत ही गिरा हुआ शब्द है वो है लबाड़। और बीजेपी के ही एमएलसी ने अजीत पवार को लबाड़ कह दिया, शरद पवार को भी कहा। और इस पर जब मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर इन क्यू हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत कहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजियों का दौर अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये बयान प्राकृतिक रूप से मुंह में आ रहा है या फिर दिलवाया जा रहा है, इसके पीछे की राजनीति क्या हो सकती है, इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जयंत माइनकर जी, वरिष्ठ राजनैतिक विश्लेषक। जयंत जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। शरद पवार लबाड़, अजीत पवार लबाड़ मैं नहीं कह रहा हूं, गोपीचंद पडळकर कह रहे हैं। आखिर ये जो पूरा का पूरा मामला है, एक ऐसे टाइम पर स्टेटमेंट का आना जब अजीत पवार की दिल की धड़कनें तेज हों, क्या इसके पीछे कोई राजनीति हो सकती है? इसका सीधा जवाब यह है कि देवेंद्र फडणवीस गोपीनाथ पडळकर अपने उनके दिल की बात गोपीनाथ पडळकर के मुंह से बोल ले रहा है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि बुलवा रहे हैं, यही बिल्कुल बुलवा रहे हैं। वो देवेंद्र फडणवीस के दिल की बात है जो वो बुलवा रहे हैं। देखिए, ये अब इसका एनालिसिस ये करने जाए तो जो आपने पहले ही बोल दिया कि अजीत पवार ने कहा है मुझे एक ना एक दिन तो चीफ मिनिस्टर बनना ही है। पृथ्वीराज चौहान से लेके सब लोगों ने बोला है अजीत पवार जैसा 35 साल जिसको अनुभव है वो आदमी सिर्फ डिप्यूटी सीएम बनने के लिए जाएगा नहीं। डिप्यूटी सीएम तो यहाँ रहते हुए भी वो थे, उसमें क्या है? तो उसमें कुछ ना कुछ बात हो रही है। और रही बात, हमने खुद 4 PM पे और कई जगह मैंने अपने आर्टिकल्स में इसका जिक्र किया है कि ये 16 का जो निर्णय जिसके ऊपर आपने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को कुछ बोला है, और जितने राजनीति हम जानते हैं 16 का निर्णय क्या आएगा ये थोड़ा बहुत हम भी समझ सकते हैं। तो उसके बाद बचे हुए 24 उनको कहाँ जाना पड़ेगा वो भी बात अलग है। लेकिन फिर जो गैप हो जाएगी वो गैप को पहले से ही ब्रिज करने के लिए, जो हमने कई बार कहा है, वो 40 की गैप ब्रिज करने के लिए अब एनसीपी से 40 लेके आए हैं। डील वही था एकनाथ शिंदे का, जबकि उन्होंने बोला था मैं तभी आऊंगा जब मेरे को सीएम बनाते हो। जो आखिर तक जिसका जिक्र चंद्रकांत पाटिल ने किया है कि हमने तो दिल पे पत्थर रखकर उनको सीएम बना दिया। तो संसदीय पद्धति में इस प्रकार के दिल पे पत्थर कई बार रखे जाते हैं। हमने चंद्रशेखर को, चरण सिंह को, देवेगौड़ा को, गुजराल को पीएम बनते हुए देखा है। तो ये तो दिल पे पत्थर रखना ही पड़ता है
जिसके हाथ में बहुत ताकत है उसको बोलना पड़ता है, किसी छोटे को चलो जा आगे तुम बढ़ो ऐसा बोलना पड़ता है। तो ये गैप तो होने वाली है, ये देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के स्टेलवार्ड्स को पता था। ये 40 की गैप भरने के लिए उन्होंने पहले से इंतजाम कर लिया ताकि फिर से री इलेक्शन या फिर से उद्धव ठाकरे की नौबत ना आए। और अजीत पवार जो खुद अपने चाचा को 2 बार आप आज तक बोल चुके हैं कि चाचा मैं सीएम बनने वाला था, आपने बनने नहीं दिया। हाँ, उन्होंने डायरेक्टली भले ही आपने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जितना भी कहा उसका पूरा रेफरेंस यही था कि चाचा ने मुझे बनने नहीं दिया। बिटवीन द लाइन्स हमने समझना चाहिए। क्या उनके जैसा आदमी केवल डिप्टी सीएम बनने के लिए आएगा? तो ये लगता नहीं है। अच्छा, क्या देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने 5 साल पूरा महाराष्ट्र अपने यूं समझो उंगली में नचाया या अपने मुट्ठी में चलाया, जो भी कुछ जिसको भी बोलना है, वो भी बहुत हैप्पी नहीं है जिस प्रकार से बातें हो रही है। क्योंकि उनको बीजेपी हाईकमांड ने बोला गया है कि आप नंबर 2 रहेंगे। जिनके पास 106 एमएलए है वो नंबर 2 है। ठीक है, आप एकनाथ शिंदे के अंडर नंबर 2 रहे, 1.5 साल हो गया, फिर से 1 साल आपको यही रहना पड़ेगा। तो ये देवेंद्र फडणवीस भी अनहैप्पी है। और मुझे जो बिटवीन द लाइन्स दिख रहा है, गोपीनाथ मुंडे अपने देवेंद्र फडणवीस गोपीनाथ पडळकर के मुंह से उनके दिल की बात बुलवा रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं इसके जयंत जी, एक बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि जब मीडिया ने पूछा कि आप ऐसा कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बारे में गोपीचंद पडळकर, तो उन्होंने कहा नहीं ये अच्छी बात नहीं है, ये सही नहीं कहा है। अगर यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में कही होती तो क्या हुआ होता? अभी तक अरेस्ट करने की भी नौबत आ जाती थी, या तो उनको निकाल भी दिया होता, पार्टी से भी निकाल दिया होता। ये फैक्ट है, वही तो प्रॉब्लम है ना। यानी इसका आपने इतना बहुत बड़ा जिक्र अच्छा किया कि एक बार गृह मंत्री अमित शाह ने किसी भाषण में कहीं बोला था विरोधकों के बारे में या सभी के बारे में, आप मोदी जी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं लेकिन आप देश के प्राइम मिनिस्टर का अपमान नहीं कर सकते। अरे कमाल है, जब हम मोदी, अगर वो प्राइम मिनिस्टर है, हम अगर मोदी के बारे में कुछ कहेंगे तो नेचुरली एज ए प्राइम मिनिस्टर ही कहेंगे और जो भी कुछ है वो फैक्ट रही जाएगी। तो उसमें अपमान नहीं, दिस इज इन अ वे जो मुझे लगता है कि ये बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि डेमोक्रेसी में ये तो चलते ही रहता है, जिसको क्रिटिसिज्म बोलते हैं, किसी को भी कुछ भी बोलना, ये जो भी तो चलते रहता है और ये चलते रहना चाहिए क्योंकि यही तो डेमोक्रेसी है। कमिंग बैक टू अपना जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है, एक स्टाइल है जो मैं बार बार 2 बार आपके डिस्कशन में भी गोपीनाथ मुंडे का गलती से नाम ले लिया इसकी वजह से कि एक तो दोनों का नाम सेम है, गोपीनाथ। दूसरा ऐसा ये पवार का जो मामला है, मेरे को गोपीनाथ मुंडे इसके लिए याद आ रहा है, उन्होंने स्ट्रेटेजी निकाली थी 1991 में। भाई कुछ भी नहीं, अब पवार को 1978 से एक मंझा हुआ सीनियर मोस्ट राजकीय खिलाड़ी माना जाता है। तो कोई भी चाहे अपोजिशन रहे रूलिंग रहे, चाहे उनसे पटे उनसे कुछ दोस्ती रहे ना रहे, लेकिन जरा रिस्पेक्ट देके बात करते थे। गोपीनाथ मुंडे ने पहले से क्या किया, एकदम जाके पवार के ऊपर अटैक करना शुरू किया। हालांकि उनके ही ब्रदर इन लॉ प्रमोद महाजन, इनकी पवार की अच्छी दोस्ती थी, हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं, बराबर है। तो प्रमोद महाजन और पवार की अच्छी दोस्ती, लेकिन गोपीनाथ मुंडे का पट्टा नहीं। अब देवेंद्र फडणवीस ने आके एक थोड़ा सा अलग सा स्टैंड ले लिया। उन्होंने पवार से ना दोस्ती रखी ना दुश्मनी भी निभाई। मैं अपने जगह पे खड़ा हूं, बस इससे ज्यादा वो हमने देखा होगा, उससे ज्यादा कहीं नहीं गए। लेकिन ये जो गोपीनाथ पडळकर ने किया है, क्योंकि जब उनको भी देवेंद्र फडणवीस को भी जब भनक लगी है कि अब फिर से नया सीएम आने वाला है, और दूसरी बात डर किस बात का है, एकनाथ शिंदे एज ए सीएम इतने टफ नहीं है जितने अजीत पवार टफ हो सकते हैं या टफ होंगे। अजीत पवार जो 1991 से पूरी फाइलें अरे जयंत जी, बतौर वित्त मंत्री टफ हो रहे हैं। वो जो गन्ने वाली लोन की मैटर थी, वो गन्ने बिल्कुल एक दिन में रोक दी। 600 करोड़ रुपए का राव साहब दानवे से लेके सबको महाराष्ट्र में आना पड़ा। ऐसे आदमी के साथ में अगर पूरे सीएम आ जाएगा तो बताओ, वो 1991 से सभी फाइलें जो
किसी शंकरराव चौहान के बारे में अगर सब बोला जाए तो वैसी बात आएगी। वो फाइलें मेरे को मत दिखाओ, मेरे को सब याद है जुबानी, मैं जो बोल रहा हूं ऐसा करो, ऐसे बोलने वाला। और इसमें देवेंद्र फडणवीस के अधिकारों के ऊपर बहुत ही कंट्रोल आ जाएगा। और ये थोड़ा सा टालने के लिए छोटी मोटी चाल जो ठीक नहीं थी, जो गलत थी, वो चाल मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रकार से पड़ल करके मुंह से बुलवाया लिया। और बाद में जब नौबत आई, अरे लबाड़, चीटर वगैरह बोलना क्या आपके डिप्यूटी सीएम को और उनके चाचा को ठीक है क्या? अब ये ऑफ द रिकॉर्ड शायद ये बोल भी देते, चाचा तक ठीक था, भतीजे को क्यों लाया, शायद ऐसा भी हमको बोलेंगे ऑफ द रिकॉर्ड। हम तो उसको मजाक में अभी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, लेकिन क्या राजनीति में चीटर ऐसा ऑन रिकॉर्ड बोलना ठीक है? एक एमएलसी ने बोलना, वो भी शरद पवार जैसे इतने सीनियर पॉलिटिशियन और उनके भतीजे के बारे में जो तुम्हारी ही पार्टी में डेप्यूटी सीएम है, तुम्हारी सरकार में, ये ठीक है? तो ये बिल्कुल गलत है। और अब देवेंद्र फडणवीस को अभी उनको पता चला है और इसके लिए उनको ही भुगतना पड़ रहा है। एंड ही हैड टू इन अ वे, जिनको मलम पट्टी करना पड़ रहा है, वो काम उनको करना पड़ रहा है। नहीं, पर जयंत जी, अगर यही पूरे मामले को अगर हम अलग तरीके से देखें जयंत जी, तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता जो मूलभूत रूप से संघ, अभी गोपीचंद पडणकर भी जो है वो ऐसा नहीं है कि संघ से जुड़े हुए नहीं हो, ऐसा मुझे नहीं लगता, मूलभूत रूप से संघ से ही है। हाँ ठीक है, चलिए अब इसके यहां से बात शुरू करते हैं। तो वो सारे के सारे जो एनसीपी के सामने लड़ रहे थे, वो 1000 बार हमें खुद ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में लबाड़ तो शरद पवार को 100 बार कह चुके हैं, 100 बार, उससे भी ज्यादा गालियां दी होगी, ज्यादा दी होगी। चलिए ये भी पकड़ लेते हैं। तो अब क्या हम, मतलब आपकी बात अगर मैं मानूं कि देवेंद्र फडणवीस ने बुलवा दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो पूरी तरह से संभव है कि जो दर्द भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सीने में इस समय है, 2 दिन पहले जैसे कल्याण के अंदर रविंद्र चौहान ने जो कहा था कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, तो ये एक मूलभूत रूप से बीजेपी के ओरिजिनल कार्यकर्ता और हाशिए में धकेले जाने का डर झेल रहे बीजेपी के नेता के मन की बात भी तो है। ऐसा नहीं है कि ये उनके मन की बात ये उनके मन की बात जरूर है, लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि देखिए 2 पार्टियां तोड़ के आज की बीजेपी की सरकार आ गई है, जिसको हम शिंदे की सरकार बोलेंगे, लेकिन रियलिटी में हमको पता है कि ये बीजेपी की सरकार है। 2 पार्टी तोड़ के आ गई। दूसरी पार्टी क्यों तोड़ी? क्योंकि पहले 16 जाने वाले, फिर क्या होगा पता नहीं, वगैरह वगैरह, वो एक छोड़ दो। अब बात ऐसी है कि क्या शिवसेना के वोट ट्रांसफरेबल है जो ठाकरे नाम पे जाते हैं? तो ये हम भी जानते हैं, इतने पूरे के पूरे वोट ट्रांसफरेबल शिंदे गुट को जाने वाले नहीं है। तो फिर इनको क्या शरद पवार की पार्टी के वोट ट्रांसफरेबल है? तो इसका भी हमने जिक्र किया है कि जब तक शरद पवार फिजिकली अलाइव है, तब तक पूरा का पूरा एन ब्लॉक ट्रांसफर होना असंभव है। भले ही 40 एमएलए गए होंगे, लेकिन ये असंभव है। अब ऐसे माहौल में उनको भी पता है, देवेंद्र फडणवीस को, कि आगे 24 में अगर इसी प्रकार से इक्वेशन रहे तो अपना क्या होगा। और अभी तो डिप्यूटी सीएम बन के बैठे हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, एक गुस्सा है, ये बाहर आता है। अच्छा, ये बात तो रियलिटी है कि जो अपने दिल की बात है ना, ये हम मुंह पे नहीं बोलते, किसी दूसरे का नाम लेके बोल देते हैं, किसी दूसरे से बुलवा लेते हैं। ये इनके दिल की बात है, ये मैं आज भी बोलता हूं। देखिए, मैं सीधा, जबकि एकनाथ शिंदे सीएम रहेंगे ऐसा बोला था, इमीडिएटली देवेंद्र फडणवीस ने बोला था मैं मिनिस्टर नहीं बनूंगा। हुआ क्या? अपने सागर बंगले में गए, उनको दिल्ली से फोन आया, उनको जो भी कोई टिपिकल भाषा में ऊपर से मोदी और शाह से फोन आए होंगे, 5-10 मिनट में मिस्टर देवेंद्र फडणवीस बाहर आए और आप लोगों के, हम लोगों के सामने क्या बोला? नहीं, मैं ज्वाइन हो रहा हूं। भले ही तुमको दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ा होगा, लेकिन बोला ना।
बात यह है, बीजेपी के लीडर्स को ये पता है, अगर अपनी सरकार बनानी है तो सीएम इन दोनों को ही, बाहर वाले को ही देना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे केवल चौथी टर्म में होने वाले आदमी ने इतना हार्ड बार्गेनिंग किया था कि उस वक्त उन्होंने बोला था मैं तभी डिफेक्शन करूंगा जब मेरे को सीएम का गारंटी है, और वो सीएम बने। हम जो 7वीं टर्म में है, क्या हमको लगता है कि ये किसी भी चीज के लिए, डिप्टी सीएम के लिए मान जाएंगे? एक प्रकार से ऐसे माहौल में मुझे लगता है, चाहे देवेंद्र डायरेक्टली नहीं होंगे इन्वॉल्व, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के सपोर्टर यूं कहेंगे, उनके वेल विशर्स कहेंगे, एक प्रकार से अजीत पवार को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश उनकी इतनी बैकफायर हो गई कि खुद देवेंद्र फडणवीस को आके वो माफी मांगनी पड़ी है, जिसको क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा था कि ये गलत है ऐसा बोलना, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। माफी तो मांगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला था कि ये वर्ड बोलने नहीं चाहिए। तो एक प्रकार से बैकफायर हो गई है। वेट एंड वॉच, ये सभी बॉल जो हम कई बार बोल चुके हैं, ये नार्वेकर, राहुल नार्वेकर के कोर्ट में है। नार्वेकर का डिसीजन ये 16 के ऊपर जिस दिन आ जाएगा, उसके बाद 24 घंटे में, जैसे 30 जून को हम दिन भर काम करते रहे थे, उसी प्रकार से हमको दिन भर काम करते रहना पड़ेगा, और सीएम, डिप्टी सीएम सब बदल जाएंगे। बस राहुल नार्वेकर के फैसले का इंतजार है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी, आपने इतना बहुमूल्य समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, बीजेपी के नेता ने जो बात कही है, उस बात पर अब तक बीजेपी के उस नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हंस के उस बात को टालने का माजरा चल रहा है। लेकिन क्या अजीत पवार इसको लाइटली लेंगे, या वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से अपना जवाब देंगे? इस पूरे विषय में हर एक घटनाक्रम के साथ जुड़ी हुई सारी खबरें हम 4 PM महाराष्ट्र के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करें। इस पूरे एपिसोड पर अपनी राय जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।